अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सेल्फ स्टडी एंड एवेल्यूएशन यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आई एम उसामा, योर यूट्यूब इंस्ट्रक्टर। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्शंस एंड ओशंस। ज्योग्राफी के बारे में है, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्टिनेंट्स को डिस्कस किया था। आज हम पहले डायरेक्शंस को डिस्कस करेंगे, फिर ओशंस को, क्योंकि मैप को पढ़ने के लिए, कॉन्टिनेंट्स और ओशंस को समझने के लिए हमें पहले डायरेक्शंस का समझना ज़रूरी है। और डायरेक्शंस समझने और पढ़ने के बाद हम मैप को मतलब प्रॉपर्ली पढ़ सकेंगे। और ओशंस और कॉन्टिनेंट्स, बल्कि ना सिर्फ ओशन और कॉन्टिनेंट्स को सही तरह पढ़ सकेंगे, इवन कि हम मैप में कंट्रीज़ को भी लोकेट कर सकेंगे। हमारे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। तो आज की टॉपिक तरफ मूव करते हैं। डायरेक्शंस। सबसे पहले हम डायरेक्शन में टाइप्स ऑफ डायरेक्शंस देखेंगे। डायरेक्शन इज द pathway along which an object is moving. Direction is also the location of a feature based on the position of another feature. हम इन सिंपल वर्ड्स में इसको ये कह सकते हैं कि एक चीज़ को बुनियाद बनाकर किसी दूसरी चीज़ की सिमत या डायरेक्शन को मालूम करने को डायरेक्शन कहते हैं। जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ओवर देयर, नो वेयर, फार अवे, समवेयर। तो इससे हमें कुछ आइडिया नहीं हो रहा कि किस सिम्त में जाना है या कहाँ जाना है। तो पहले हम डायरेक्शन को समझते हैं, डायरेक्शन क्या है, फिर उसके बाद आके हम पढ़ेंगे। डायरेक्शन आर ऑफ थ्री टाइप्स। नंबर 1 कार्डिनल डायरेक्शंस, नंबर 2 ऑर्डिनल डायरेक्शंस, नंबर 3 सेकेंडरी इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस। सबसे पहले हम कार्डिनल डायरेक्शंस को देखेंगे। A cardinal direction can also be referred to by first using the word due. For example, the cardinal direction of north can also be referred to as due north. हम सिंपल वर्ड्स में कार्डिनल डायरेक्शन को ड्यू भी कह सकते हैं। तो इसलिए अगर हम किसी चीज़ की डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हों, कार्डिनल डायरेक्शन हो वो, तो उसको ड्यू नॉर्थ भी कह सकते हैं, या मतलब नॉर्थ की डायरेक्शन के बारे में बात करें तो उसको ड्यू नॉर्थ भी कहा जा सकता है। On a compass, which is a symbol found on maps that shows directions, there will be 4 points indicating. हम कंपास पे जब मैप को रीड करते हैं तो हमें कंपास एक दिखाई देती है जिसमें प्रॉपर डायरेक्शंस वगैरह मेंशंस की होती हैं। तो हमारे पास जो कंपास की डायरेक्शंस है वो आप डायग्राम देख सकते हैं। 4 बेसिक डायरेक्शंस हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। इनको हम कार्डिनल डायरेक्शंस भी कहते हैं। कार्डिनल डायरेक्शंस आर द 4 मेन पॉइंट्स ऑफ अ कंपास: north, south, east, west. These 4 directions are also known as cardinal points, और इनको हम cardinal points भी कहते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे ईस्ट है, लेफ्ट साइड पे वेस्ट है, टॉप पे नॉर्थ है और बॉटम पे साउथ है। एक बात और आप याद रखें इस जगह पर कि जब भी आपने कभी मैप को स्टडी करना है तो आपने हमेशा राइट साइड पर ईस्ट को लेना है, लेफ्ट साइड पर वेस्ट को लेना है, टॉप पर नॉर्थ को और बॉटम पे साउथ को। इस तरह आपके लिए मैप को समझना, डायरेक्शंस को मालूम करना और पूरा कॉन्टिनेंट्स और ओशंस वगैरह को समझ के कंट्री को लोकेट करना आसान हो जाएगा मैप पे। नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम, ऑर्डिनल डायरेक्शंस। ऑर्डिनल डायरेक्शंस रेफर टू द डायरेक्शन फाउंड एट द पॉइंट इक्वली बिटवीन ईच कार्डिनल डायरेक्शन। इन शॉर्ट आप हम इसको ये भी कह सकते हैं, जो ऑर्डिनल डायरेक्शंस होती हैं वो सब डायरेक्शंस हैं कार्डिनल डायरेक्शंस की। मतलब ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ हमारे पास बेसिक डायरेक्शंस हैं और इनकी सब डायरेक्शंस हैं नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। ऑर्डिनल डायरेक्शंस आर आल्सो नोन एज इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस, और इनको हम इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस भी कहते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं जो बेसिक हमारे पास डायरेक्शंस है वो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ हैं। उसके बाद जो सब डायरेक्शंस है या ऑर्डिनल डायरेक्शंस है वो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट हैं, जो कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ के मिड में आती हैं। इसके बाद नेक्स्ट डायरेक्शन देखते हैं हम, सेकेंडरी इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस। डायरेक्शंस मिडवे बिटवीन ईच कार्डिनल एंड ऑर्डिनल डायरेक्शन आर रेफर टू एज सेकेंडरी इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस। सिंपल वर्ड्स में वो ये कह रहा है कि कार्डिनल डायरेक्शंस और ऑर्डिनल डायरेक्शंस के दरमियान में
जो डायरेक्शंस होंगी उनको हम सेकेंडरी इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस कहेंगे। इसकी एग्जांपल्स हैं, या मतलब जो सेकेंडरी इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस हैं वो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है, वेस्ट साउथ वेस्ट है, साउथ साउथ वेस्ट है, साउथ साउथ ईस्ट है, और ईस्ट साउथ ईस्ट है। On a compass with ordinal, cardinal and secondary intercardinal directions there will be 16 points। अगर हम तीनों टाइप्स को अगर एक साथ किसी कंपस में शो करवाएं तो टोटल 16 पॉइंट्स बनेंगे। वो हम नेक्स्ट डायग्राम देख लेते हैं। अब इस डायग्राम में आपको सब क्लियर नज़र आ जाएगा कि पहले हमारे पास बेसिक डायरेक्शंस हैं जो कि हमारे पास ऑर्डिनल डायरेक्शंस हैं, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। फिर उसके बाद हमारे पास कार्डिनल डायरेक्शंस हैं नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट, और उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस हैं, मतलब वेस्ट नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ साउथ ईस्ट साउथ साउथ वेस्ट, और लास्ट में हमारे पास वेस्ट साउथ वेस्ट है। तो अगर कंपास पे इन सब को शो करें तो ये 16 पॉइंट्स बनते हैं। यहाँ तक हमारा डायरेक्शंस का, ये सिर्फ बेसिक पढ़नी थी हमें, ताकि हम बेसिक को समझ के डायरेक्शन को समझ के हम आगे मैप्स को स्टडी कर सकें प्रॉपरली, और अपनी जो लोकेशन हमने फाइंड करनी है, जो कंट्री फाइंड करना चाह रहे हैं उनको और आसानी से हम फाइंड कर सकें। वैसे सेकेंडरी इंटर कार्डिनल डायरेक्शन ज़्यादा यूज़ नहीं होती हैं, टोटल 2 डायरेक्शन ही यूज़ होती हैं, एक ऑर्डिनल डायरेक्शंस और एक कार्डिनल डायरेक्शंस। तो हम सिर्फ 2 को ही जाके देखेंगे। अब हम ओशंस के बारे में बात करते हैं कि डायरेक्शंस को हमने यूज़ कैसे करना है। हमारे पास दुनिया में 5 बड़े ओशन हैं और हम उनको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट अब डिस्कस करेंगे। वाटर कंज्यूम्स 71% ऑफ अर्थ। 71% जो अर्थ का है वो वाटर पे मुश्तमिल है। ओवर टाइम द नंबर ऑफ ओशंस हैज़ एवॉल्व फ्रॉम अ सिंगल वाटर बॉडी टू समथिंग डिफरेंट। वक्त के साथ साथ शुरू में एक ही वाटर बॉडी थी, मतलब एक ही बड़ा पानी का ज़ख़ीरा था। उसके बाद जैसे जैसे अर्थ अवॉल्व होती रही है तो वो वाटर, एक जो सिंगल वाटर बॉडी थी वो मुख्तलिफ वाटर बॉडीज़ में डिवाइड हो गई है। ओशंस कंट्रोल द अर्थ्स क्लाइमेट एंड टेम्परेचर। हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि जो ओशन है वो अर्थ का क्लाइमेट और टेम्परेचर को मेंटेन करता है या कंट्रोल करता है। दे बैलेंस हीट एंड आर क्रूशियल फॉर द क्रिएशन ऑफ रेनफॉल। और ज़मीन पे गर्मी की शिद्दत को या रेनफॉल मतलब बारिश बरसाने में ओशंस का काफ़ी बड़ा एक काफ़ी ज़्यादा हाथ है या हिस्सा है। ऑन एवरेज द 5 ओशंस ऑफ द वर्ल्ड हैव अ सैलिनिटी ऑफ रफली 3.5%। अगर एवरेज की बात करें तो जो ओशंस में जो 5 ओशंस हैं उनमें पानी जो है वो खारा पानी होता है और उनकी जो सैलिनिटी है वो 3.5% होती है। However, regions like the Mediterranean, the Atlantic and the Bay of Bengal have higher salinity levels। अगर हम वैसे देखें स्पेसिफिक करके तो मेडिटेरेनियन, द अटलांटिक एंड द बे ऑफ बंगाल, इन तीनों की जो सैलिनिटी लेवल है वो 3.5 से भी ज़्यादा है। फॉलोइंग आर द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड दैट इज़ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। पैसिफिक ओशन द लार्जेस्ट वन, सेकेंड नंबर पे है अटलांटिक ओशन, थर्ड पे इंडियन ओशन, फोर्थ पे सदर्न ओशन या एंटार्क्टिक ओशन, और द लास्ट वन है आर्कटिक ओशन। अब हम बारी बारी सबको डिस्कस करेंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सबसे पहले हमारे पास आता है पैसिफिक ओशन को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक दफ़ा मैप में देख लें कि हमने किस तरह इसको कॉन्टिनेंट्स को और ओशंस को डिवाइड किया हुआ है। तो आपको कॉन्टिनेंट्स की वीडियो हम पीछे देख चुके हैं। अब हम ओशंस के बारे में बात करते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के लेफ़्ट में पैसिफिक ओशन है और इसी तरह एशिया और ऑस्ट्रेलिया के राइट साइड पर पैसिफिक ओशन है। अब इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि ये 2 ओशंस को एक नाम कैसे दिया गया है। ये 2 ओशंस नहीं है, ये एक ही ओशन है। ज़मीन गोल होती है तो इस वजह से जब हमने इसको सेपरेट किया है तो इस वजह से ये 2 साइड्स पर चला गया, अदरवाइज़ ये पैसिफिक ओशन एक ही है। जब हम पैसिफिक ओशन डिटेल में पढ़ेंगे अगली नेक्स्ट स्लाइड में तो आपको ये वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि पैसिफिक ओशन एक ही है। इसमें अब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के राइट साइड पर और यूरोप और अफ्रीका के लेफ़्ट साइड पर
अटलांटिक ओशन है। और इसी तरह अगर हम देखें तो एशिया के नीचे अफ्रीका के राइट साइड पर और ऑस्ट्रेलिया के लेफ़्ट साइड पर इंडियन ओशन है। और जो टॉप पे अगर देखते हैं तो मतलब नॉर्थ अमेरिका के और एशिया और यूरोप के टॉप पे वो आर्कटिक ओशन है। और बॉटम पे देखें अगर हम तो हमारे पास जो एंटार्क्टिका है उसकी जो कोस्टल लाइन है उस सारे एरिया को हम सदर्न ओशन या एंटार्क्टिक ओशन कहते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अब हम लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट सबसे पहले डिस्कस करेंगे पैसिफिक ओशन को। पैसिफिक मीन्स पीसफुल इन लैटिन। पैसिफिक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है और इसका मतलब लैटिन में पीसफुल होता है। द पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन कवरिंग मोर देन 30% ऑफ द अर्थ। पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है और ये मोर देन 30% एरिया ऑफ द अर्थ कवर करता है। दिस इज़ क्लोज टू हाफ ऑफ द वाटर ऑन अर्थ। और यूं भी कह सकते हैं कि ये दुनिया का आधा पानी पैसिफिक ओशन में है। इट टचेज द वेस्ट कोस्ट बॉर्डर ऑफ द अमेरिकाज अलॉन्ग विद ईस्ट एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। मतलब वो ये कह रहा है कि जो वेस्ट में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का जो वेस्ट है उसमें इसका बॉर्डर टच करता है और ईस्ट साइड पे एशिया और ऑस्ट्रेलिया का बॉर्डर टच करता है। द इक्वेटर डिवाइड्स द पैसिफिक ओशन इनटू टू सेपरेट पार्ट्स, द नॉर्थ पैसिफिक ओशन एंड द साउथ पैसिफिक ओशन। इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है जो कि पैसिफिक ओशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक को नॉर्थ पैसिफिक पार्ट ओशन कह दिया और एक को साउथ पैसिफिक ओशन। ये जब हम टाइम जोन और बाकी चीज़ें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डिस्कस करेंगे तो उसमें इक्वेटर का कॉन्सेप्ट आपको मैं क्लियर करवा दूंगा। बस इसको इतना समझ लें कि सिर्फ ये एक अर्थ के मिड से पास करती है और ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती है और उसको ये एक इमेजिनरी लाइन है। ये कोई प्रॉपर लाइन ऐसे मेंशन नहीं है, सिर्फ इमेजिनरी लाइन है। ये इसका जो मेन काम है वो टाइम जोन डिसाइड करना है कि हम किस मुल्क में किस टाइम क्या टाइम हो रहा है। द वाइडेस्ट पॉइंट इन एन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन इज 19,300 किलोमीटर्स एक्सटेंडिंग ऑलमोस्ट हाफ वे अराउंड द वर्ल्ड, 15,500 किलोमीटर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। शॉर्ट वर्ड्स में ये कहेंगे कि ईस्ट और वेस्ट से अगर इसकी डायरेक्शन देखें तो 19,300 किलोमीटर्स ये चौड़ा है और अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ देखें तो 15,500 किलोमीटर्स लंबा है। द पैसिफिक इज़ द डीपेस्ट ओशन विद एन एवरेज डेप्थ ऑफ 4,200 मीटर्स प्लंजिंग टू द अनमैच्ड डेप्थ ऑफ 10,920 मीटर्स इन द मैरियाना ट्रेंच। शॉर्ट वर्ड्स में ये कह लेते हैं कि जो पैसिफिक ओशन है वो दुनिया का डीपेस्ट ओशन है और इसकी एवरेज डेप्थ जो है वो 4,200 मीटर्स है। लेकिन अगर मैक्सिमम गहराई की बात करें तो इसका जो मेन जो डीपेस्ट पॉइंट है वो मैरियाना ट्रेंच है जिसकी डेप्थ 10,920 मीटर्स है। इट हैज़ द डीपेस्ट ट्रेंचेस विद एन एवरेज डेप्थ ऑफ 3,800 मीटर्स। और दुनिया की जो ज़्यादातर डीपेस्ट ट्रेंचेस हैं वो पैसिफिक ओशन में ही पाई जाती हैं और उनकी एवरेज डेप्थ जो है वो 3,800 मीटर्स है। In the winter, the northern half of the North Pacific is ranked by high winds of over 55 kilometers per hour, usually blowing from the west. और सिंपल वर्ड्स में ये कह लें कि नॉर्थ पैसिफिक ओशन में 55 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से हवाएं चलती हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो आप लोगों ने सुना होगा टॉर्नेडो वगैरह, अमेरिका में टॉर्नेडो वगैरह आते रहते हैं तो वो इसी वजह से आते हैं। बाकी जब हम क्लाइमेट को डिस्कस करेंगे तो उसमें टॉर्नेडो वगैरह का सारा कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर करवा दूंगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि ये जो बिल्कुल सेंटर में, अर्थ के सेंटर में जो लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम इक्वेटर कहते हैं। ये एक इमेजिनरी लाइन है, ये कोई प्रॉपर मेंशन लाइन नहीं है, ये एक इमेजिनरी लाइन है। और इस लाइन ने पैसिफिक ओशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, नॉर्थ पैसिफिक ओशन एंड साउथ पैसिफिक ओशन। इस मैप से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि ये तो इसमें कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो बड़े अजीब से लग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब इसमें देख लें, ये वही स्लाइड जो पहले मैंने आपको दिखाई थी वही है। लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे पैसिफिक ओशन है। सिर्फ देखें अब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का जो वेस्ट बनता है उसमें पैसिफिक ओशन जो मैं आपको पहले पीछे बता चुका हूँ। और इसी तरह
एशिया और ऑस्ट्रेलिया का राइट साइड मतलब जो ईस्ट कोस्टल है वो पैसिफिक ओशन से टच करता है। तो अगर देखा जाए तो अगर ये असल में मैप गोल होता है, ज़मीन गोल है, लेकिन इसको स्टडी करने के लिए हम इसको पेपर पे दिखाने के लिए इस तरह फ्लैट करते हैं, तो इस वजह से इसके दो पोर्शंस बन गए हैं। पैसिफिक ओशन मतलब दो साइड्स पे चला गया है, मतलब ईस्ट और वेस्ट में, अदरवाइज पैसिफिक ओशन एक ही है। नेक्स्ट ओशन की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट ओशन है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक गॉड एटलस हु कैरीड द स्काई फॉर इटर्निटी। ये कोई इतनी ख़ास बात नहीं है। ये एक अटलांटिक वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से निकला है, एटलस जो कि ग्रीक गॉड का नाम था उनके, और वो कहते हैं कि आसमानों का खुदा है। द अटलांटिक ओशन इज सिचुएटेड बिटवीन द अमेरिकाज एंड यूरोपियन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स। अटलांटिक ओशन जैसे कि आपने पिछले मैप में देखा था कि अटलांटिक ओशन जो है वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका और इसी तरह यूरोप और अफ्रीका के मिड में फ्लो करता है। द अटलांटिक ओशन इज़ द सॉल्टिएस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, और ये सबसे ज़्यादा नमकीन पानी है इसका, या यूँ कहें सबसे ज़्यादा खारा पानी है इसका। इट रिजेंबल्स एन एस शेप बिटवीन द अमेरिकाज यूरोप एंड अफ्रीका, और इसकी जो शेप बनती है वो एस से रिजेंबल करती है, मतलब ये एस की डायरेक्शन में फ़्लो करता है। जब अगले मैप में हम देख रहे हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये एस से शेप कैसे इसकी रिजेंबल करती है। द अटलांटिक ओशन इज़ द वर्ल्ड्स 22% ऑफ द ग्लोबल सी एरिया, और ये 22% जो है वो सी एरिया कवर करता है दुनिया का, इंक्रीजिंग टू 29%, और 22% से लेकर 29% तक ये जाता है। व्हेन द नेबरिंग सीज आर इंक्लूडेड, जैसे जैसे इसमें जो बाकी सीज इंक्लूड होते रहते हैं तो वो इसका जो एरिया है वो बढ़ जाता है, 29% ये कवर करना शुरू कर देता है। Bisect by the equator, the greatest distance from east to west in the North Atlantic is 6,900 kilometers from Morocco to Florida and 6,500 kilometers from Cape Horn to Cape of Good Hope in the South Atlantic. सिंपल वर्ड्स में हम ये कहते हैं कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ देखें तो नॉर्थ अटलांटिक जो ओशन है मतलब इक्वेटर्स को डिवाइड करता है, तो उसकी जो विड्थ है, ये चौड़ाई है, वो 6,900 किलोमीटर्स बनती है, और ये मोरक्को से फ्लोरिडा तक काउंट की गई है। इसी तरह केप हॉर्न से केप ऑफ गुड होप की तरफ अगर साउथ की तरफ देखें, साउथ अटलांटिक की तरफ मतलब साउथ की डायरेक्शन में देखें, तो 6,500 किलोमीटर इसकी लेंथ बनती है। द एवरेज डेप्थ इज़ 3,660 मीटर्स, और इसकी एवरेज डेप्थ जो है वो 3,660 मीटर्स है। एंड द डीपेस्ट पॉइंट इज़ लोकेटेड इन द प्यूर्तो रिको ट्रेंच एट 8,648 मीटर्स, और जो इसका डीपेस्ट पॉइंट है वो प्यूर्तो रिको जो ट्रेंच है वहाँ पे है, जो कि उसकी डेप्थ बनती है 8,648 मीटर्स। द वाइकिंग्स, पोर्चुगीज़ एंड क्रिस्टोफर कोलम्बस हैव एक्सटेंसिवली एक्सप्लोर्ड द अटलांटिक ओशन, और मुख्तलिफ़ टाइम पे मुख्तलिफ़ एराज़ में मुख्तलिफ़ लोगों ने इसको एक्सप्लोर किया, लेकिन जो मेजर कंट्रीब्यूशन था वो वाइकिंग्स का था, पोर्चुगीज़ का, और जो क्रिस्टोफर कोलंबस है उसने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया था अटलांटिक ओशन को। सिमिलरली टू दिस डे इट्स बीइंग यूज्ड फॉर ट्रेड रूट सच एज द ट्रांस अटलांटिक ट्रेड रूट, और आजकल के दौर में ये ट्रेड मतलब कारोबार के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है ये रास्ता, मतलब इसके इधर से ट्रेड रूट गुजरते हैं मुख्तलिफ, क्योंकि ये 4 कॉन्टिनेंट्स के दरमियान में बहता है, तो इसलिए चारों कॉन्टिनेंट्स में जो ट्रेड आपस में वो इसी अटलांटिक ओशन के ज़रिए से होती है। नेक्स्ट मूव करते हैं। मैप में देखें तो आप लोगों को काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि ट्रेड कैसे होती है और 4 कॉन्टिनेंट्स को कैसे आपस में ये ज्वाइन करता है। यहाँ पे देखते हैं ये जो सेम वही चीज़ आ गई है, इक्वेटर मिड से पास कर रही है, और एक तरफ नॉर्थ अटलांटिक ओशन और एक तरफ साउथ अटलांटिक ओशन है। ये एक मैंने आपको बताया ये इक्वेटर इमेजिनरी लाइन है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड डिस्कस कर रहे होंगे, तो ये सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये देख सकते हैं इसमें अगर इसके हम मिड में एक इक्वेटर ड्रॉ कर दें जो कि इमेजिनरी लाइन पीछे पढ़ रहे हैं, तो 2 पोर्शंस बन जाते हैं, एक नॉर्थ अटलांटिक ओशन और एक साउथ अटलांटिक ओशन। तो अब ये देख सकते हैं कि ये जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के राइट में यूरोप और अफ्रीका के लेफ़्ट में फ़्लो कर रहा है, और ये थोड़ा सा एस शेप से रिजेंबल कर रहा है। तो और जो मैंने आपको बताया कि जो मैक्सिमम ट्रेड है वो इसी रूट के ज़रिए होती है, क्योंकि ये 4 कॉन्टिनेंट्स को आपस में ज्वाइन करने के काम भी करता है ये।
नेक्स्ट मूव करते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड नंबर पे है थर्ड लार्जेस्ट ओशन, इंडियन ओशन। द इंडियन ओशन ऑक्यूपाइज 20% ऑफ द ग्लोबल सी एरिया। ये 20% ग्लोबल सी एरिया को कवर करता है, मतलब दुनिया का 20% पानी इंडियन ओशन में है, या यूं कह लें एंड इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू इन साइज टू द एटलांटिक ओशन। और इसका साइज़ जो है वो तकरीबन तकरीबन एटलांटिक ओशन के जितना ही है। एंड सराउंडेड बाय अ डेंसली पॉपुलेटेड रीजन। और इसके जो इर्द गिर्द के इलाके हैं वो काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड है, मतलब यहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है। इट इज़ लोकेटेड इन द सदर्न हेमिसफेयर विद लिटिल एरिया लोकेटेड नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। और ये सदर्न हेमिसफेयर में आता है, मतलब इंडिया पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर लगता है, बांग्लादेश इंडिया पाकिस्तान, ये जो हैं हम लोग इंडियन ओशन को टच करते हैं। इसी तरह फिर अगर आगे चले जाएं तो यमन, सीरिया वगैरह ये भी इंडियन ओशन को टच करते हैं। इट इज़ 6400 किलोमीटर्स वाइड एट द इक्वेटर। और ये इक्वेटर के पास, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, इक्वेटर एक इमेजनरी लाइन है, उसके पास से 6400 किलोमीटर्स वाइड है ये। द एवरेज डेप्थ इज़ 3897 मीटर्स विद द जावा ट्रेंच बॉटमिंग आउट एट 7725 मीटर्स। जो इसकी एवरेज डेप्थ है वो 3897 मीटर्स है। लेकिन अगर इसमें जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट देखा जाए तो वो जावा ट्रेंच है, जिसकी डेप्थ बनती है 7725 मीटर्स। इट बॉर्डर्स इंडिया इन द नॉर्थ। इसका जो बॉर्डर है वो इंडिया के साथ नॉर्थ में टच करता है, ईस्ट अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड द सदर्न ओशन के साथ। मतलब मैंने आपको बताया था, जब हम आगे मैप देखेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि ये इंडिया के साथ टच करता है, ईस्ट अफ्रीका के साथ टच करता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी, और सदर्न ओशन के साथ भी। सदर्न ओशन मतलब एंटार्क्टिक ओशन के साथ भी टच करता है ये। बिकॉज ऑफ द हायर वाटर टेम्परेचर इट हैज़ लिमिटेड मैरीन लाइफ। इसका जो वाटर टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि ये सारा साल इसमें बर्फ़ नहीं जमती है। यहाँ पे टेम्परेचर, इस इलाके में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो इस वजह से इसमें मैरीन लाइफ जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड है। लेकिन यहाँ पर ट्रेड के लिए सारा साल ये इलाका बेस्ट है। ये जो ओशन है, इंडियन ओशन, ये ट्रेड के लिए पूरा साल ट्रेड यहाँ पे चलती रहती है, और ये बेस्ट एरिया है ट्रेड के लिए, क्योंकि यहाँ पे कभी भी बर्फ़ नहीं जमती। सिंस अबाउट 800 AD द इंडियन ओशन हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रेडिंग। जैसे मैंने पहले बताया, अब आपको ये आगे बात आ गई है कि 800 AD से लेकर अब तक यहाँ पर ट्रेड चलती आ रही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ट्रेडिंग के लिए। फॉर सेंचुरीज नेविगेटर्स हैव सेल्ड अलोंग मेजर ओशन करंट्स फॉर शिपमेंट रूट्स। और यहाँ पे सदियों से जो जहाज़ों के, बहरी जहाज़ों के ज़रिए ट्रेड हो रही है, और ये रूट बहुत बेस्ट कंसिडर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है, पानी कभी जमता नहीं है, बर्फ़बारी नहीं होती है, बर्फ़ नहीं जमती है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रेड बहुत ज़्यादा होती है, पूरा साल ट्रेड चलती रहती है। इट इज़ बाउंडेड बाय 4 टेक्टोनिक प्लेट्स बाउंड्रीज एंड मे इंक्लूड एन एडिशनल प्लेट बाउंड्री। ये 4 टेक्टोनिक प्लेट्स से ज्वाइन होता है, मतलब ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि ईस्ट अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ इंडिया और इस तरह, तो ये 4 टेक्टोनिक प्लेट्स को ज्वाइन करता है। मतलब ऑस्ट्रेलिया का कॉन्टिनेंट भी, एशिया का कॉन्टिनेंट भी, अफ्रीका का कॉन्टिनेंट भी, और नीचे से एंटार्क्टिका का भी। तो ये 4 टेक्टोनिक प्लेट्स को टच करता है। इट इज़ द जियोलॉजिकल यंगेस्ट ऑफ द 5 ओशंस विद स्प्रेडिंग रिजेस एट डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। और इसको ये भी कह सकते हैं कि ये काफ़ी बाद का ओशन है, या यूं कह लें कि ये यंगेस्ट ओशन है। जो 5 ओशन हम डिस्कस करें उनमें सबसे यंगेस्ट इंडियन ओशन है। द लो लैटिट्यूड ऑफ द वेस्टर्ली फ्लो कैन क्लैश विद द आइसी पोलर ईस्टरलाइज क्रिएटिंग अनप्रिडिक्टेबल एंड गस्टी विंड्स। यहाँ पे गर्म हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आइस वगैरह नहीं जमती है। मतलब आपने मानसून की हवाएं सुना होगा, तो वो इस एरिया में होती हैं, और इंडिया पाकिस्तान में मानसून की हवाएं आती हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, आपको मैप देखेंगे आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। अब ये इंडियन ओशन है, ऊपर जो है वो एशिया का रीजन है, लेफ्ट साइड पे आपके अफ्रीका का रीजन है, राइट साइड पे ऑस्ट्रेलिया है, और बॉटम पे आपके एंटार्क्टिका है। तो दरमियान में जो है वो इंडियन ओशन है। यहाँ पर पूरा साल बर्फ़बारी नहीं होती है, गर्म पानी है, मतलब सारा साल यहाँ पर ट्रेड हो सकती है और होती है। और ये सेंचुरीज से ट्रेडिंग के लिए बहुत बेस्ट रूट कंसिडर किया जाता है। और यहाँ पर मतलब काफ़ी सा
पुराने 800 AD से यहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है। नेक्स्ट मैप में आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। ये देखें, एशिया के बिल्कुल नीचे, ऑस्ट्रेलिया के लेफ़्ट साइड पे, अफ्रीका के राइट साइड पे और एंटार्क्टिका के ऊपर हमारे पास इंडियन ओशन है। और ये मतलब ट्रेड के लिए काफ़ी बेस्ट रूट कंसिडर किया जाता है और इसके काफ़ी सारे इलाके, काफ़ी सारे कंट्रीज़ जो हैं उसको टच करते हैं। वो हम जब कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो हम उसमें डिस्कस करेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी है और क्या इसमें ट्रेडिंग का फ़ायदा है। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास फोर्थ ओशन है सदर्न ओशन या एंटार्क्टिक ओशन। इन 2000 द सदर्न ओशन इज़ द न्यूएस्ट ओशन रिकग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन। इट बॉर्डर्स एंटार्क्टिका इन इट्स entirety। 2000 में इसको जो है वो डिस्कवर तो नहीं कहेंगे, डिस्कवर तो खैर पहले से हुआ था, लेकिन 2000 में इसको ओशन का रैंक दिया गया, उसको सदर्न ओशन कहा गया और इसको अब तक का सबसे न्यूएस्ट ओशन भी कहते हैं, जो कि इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन ने इसको नाम दिया है। और ये टोटली एंटार्क्टिका के बॉर्डर के साथ टच करता है। इन टर्म्स ऑफ साइज इट्स द फोर्थ लार्जेस्ट एट 20 करोड़ 32 लाख 70,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। इट एक्सटेंड आउट टू 60 डिग्रीज साउथ लैटिट्यूड। मतलब इसकी जो फोर्थ लार्जेस्ट है ये, और 60 डिग्री साउथ में इसका लैटिट्यूड, मतलब जो जब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आपका ये 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर करवा दूंगा। द सदर्न ओशन सर्कल्स एंटार्क्टिका एंड कनेक्ट्स द इंडियन, अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन। और सदर्न ओशन जो है वो एंटार्क्टिका को कनेक्ट करते हैं इंडियन ओशन से, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन से। द एंटार्क्टिक सर्कुलर सर्कमपोलर करंट्स ACC is the strongest current in the world and flows towards the east। और यहाँ पर बहुत तेज़ सर्द हवाएं चलती हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत लो होता है, तो ये वहाँ से मूव करके ईस्ट की तरफ जाती हैं। इट्स एन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट एंड इज़ द लीस्ट अंडरस्टूड ऑफ द 5 ओशंस। इसका जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ठंडा है, बहुत एक्सट्रीम इन्वायरमेंट होता है, यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। और ये जितने भी ओशंस को अभी तक अंडरस्टैंड किया गया है, समझा गया है, उन सब में से सबसे कम इसको स्टडी किया गया है। दिस इज़ बिकॉज इट इज़ अनएक्सप्लोर्ड। और ये काफ़ी हद तक अनएक्सप्लोर्ड है। फार फ्रॉम पॉपुलेटेड एरियाज़, क्योंकि ये काफ़ी दूर है पॉपुलेटेड एरियाज़ से। एंड हैज़ अ स्फीयर क्लाइमेट। और इसमें यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, ठंड बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर बहुत लो होता है, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर साइंटिस्ट ने UN डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग काफ़ी सारे कंट्रीज़ ने रिसर्च लैब्स बनाई हुई है और रिसर्च शुरू की हुई है। डिस्पाइट द सदर्न ओशन बीइंग एन अनएक्सप्लोर्ड, अबाउट 80% ऑफ ऑल ओशंस इन द वर्ल्ड आर स्टिल अनएक्सप्लोर्ड। मतलब अगर सिर्फ सदर्न ओशन को छोड़ दिया जाए तो जो बाकी ओशंस के बारे में बात करें तो वो भी 80% से ज़्यादा ओशंस ऐसे हैं कि अभी तक उनको भी एक्सप्लोर नहीं किया, वो भी अनएक्सप्लोर्ड ही हैं। देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ वर्क टू डू फॉर ओशन एक्सप्लोरेशन। और अभी हमें अगर देखा जाए तो काफ़ी सारा काम करना है ओशंस को एक्सप्लोर करने के लिए, काफ़ी रिसर्च करनी पड़ेगी ओशंस को एक्सप्लोर करने के लिए। हम इसको अब मैप में देख लेते हैं। ये हमारे पास एंटार्क्टिका का कॉन्टिनेंट है और इसकी जो ये जो सर्कल बताया हुआ है इसको सदर्न ओशन या एंटार्क्टिक ओशन कहते हैं। हम आगे देख लेते हैं, अगली स्लाइड में ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये जो मैप है, जो बॉटम पे आपको एंटार्क्टिका का रीजन नज़र आ रहा है, कॉन्टिनेंट है, ये डेजर्ट है, सबसे कूलेस्ट डेजर्ट है और यहाँ पे सारा साल बर्फ़ होती है, यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो इसके इर्द गिर्द का इलाका है, जो इसका कोस्टल लाइन है, वो सदर्न ओशन कहलाता है या इसको एंटार्क्टिक ओशन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमारे पास फिफ्थ ओशन जो कि लास्ट ओशन है वो आर्कटिक ओशन है। द आर्कटिक ओशन इज़ द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट एंड शेलोएस्ट ओशन ऑफ ऑल ओशंस। ये हमारे पास सबसे छोटा और शेलो ओशन है। इट इज़ द कोल्डेस्ट एंड लीस्ट सॉल्टी ओशन। ये सबसे ठंडा भी है और लीस्ट सॉल्टी भी है, मतलब ये पोलर रीजन में है। एंटार्क्टिका और आर्कटिक जो हैं वो पोलर रीजन्स हैं, तो इसलिए ये दोनों ही ठंडे रीजन्स हैं। इट इज़ नियरली फुली सराउंडेड बाय एशिया, यूरोप, ग्रीनलैंड एंड नॉर्थ अमेरिका। जब आगे मैप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये कैसे
सराउंड करता है एशिया को, यूरोप को, ग्रीनलैंड एंड नॉर्थ अमेरिका को। ड्यूरिंग विंटर इट इज़ मोस्टली फ्रोजन, सर्दियों में ये बिल्कुल जमा होता है। ड्यूरिंग समर ओनली हाफ ऑफ इट्स सरफेस मेल्ट्स, और जब गर्मी आती हैं तो थोड़ी सी बर्फ़ या आधी बर्फ़ पिघलती है और बाकी रह जाती है, तो फिर आगे सर्दियाँ दोबारा आती हैं, वो और बर्फ़ जम जाती है। इन साइज़ द आर्कटिक ओशन इज़ अबाउट द साइज़ ऑफ रशिया। अगर इसके साइज़ की बात करें तो दुनिया में जो सबसे बड़ा कंट्री है वो रशिया है, तो इसका साइज़ जो है वो रशिया के बराबर है। बिकॉज इट्स लोकेटेड एट द नॉर्थ पोल, द आर्कटिक ओशन हैज़ पोलर आइस। ये नॉर्थ पोल पे लोकेट है और इस जो आर्कटिक ओशन है वो पोलर आइस की वजह से जमा रहता है। बट ओवर द ईयर्स ग्लेशियर्स हैव मेल्टेड थ्रेटनिंग सी लेवल्स टू राइज। लेकिन कुछ सालों से ग्लेशियर्स जो हैं वहाँ पर जो बर्फ़ है वो पिघलना शुरू हो गई है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो जिसकी वजह से जो सी लेवल है वो राइज़ करना शुरू कर दिया है, हो गया है। अब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात आ गई तो ग्लोबल वार्मिंग का भी टॉपिक हम आगे डिटेल में कभी डिस्कस करेंगे। डिस्पाइट द IHO इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइजिंग इट एज द आर्कटिक ओशन, IHO ने इसको रिकॉग्नाइज किया है कि ये आर्कटिक ओशन है, मतलब उन्होंने इसको एक ओशन का नाम दिया है। सम ओशनोग्राफर्स स्टिल कॉल इट द आर्कटिक सी, लेकिन कुछ ओशनोग्राफर्स ऐसे हैं, मतलब माहिर ओशन जो जिसे कह लें, मतलब जो ओशन पे तहकीक करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनका ये कहना है कि ये आर्कटिक ओशन नहीं है, आर्कटिक सी है। द आर्कटिक ओशन इज़ द मोस्ट डाइवर्स इन टर्म्स ऑफ फिश स्पीशीज़, मतलब ये जो आर्कटिक ओशन है इसमें मछलियों की बेइंतहा स्पीशीज़ पाई जाती हैं। इट हैज़ अ वाइड वेराइटी ऑफ मैरीन स्पीशीज़ इंक्लूडिंग वेल्स, जेलीफिश एट्सेट्रा। यहाँ पे मैरीन स्पीशीज़ की बहुत वाइड वैरायटी है, बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ पाई जाती हैं, और वेल्स की और जेलीफिशेस बेइंतहा पाई जाती हैं। बट बिकॉज ऑफ इट्स फ्रिजिड टेम्परेचर्स इट हैज़ लिटिल प्लांट लाइफ, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बहुत ठंडा होता है, सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर बहुत लो होता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे प्लांट लाइफ जो है वो ना होने के बराबर है या बहुत थोड़ी है। दिस मेक्स इट वन ऑफ द मोस्ट फ्रेजाइल इकोसिस्टम्स ऑन द प्लेनेट, जिस वजह से इसको मोस्ट फ्रेजाइल इकोसिस्टम ऑन द प्लेनेट कहा गया है। द आर्कटिक ओशन गेट्स प्लेंटी ऑफ फ्रेश वाटर फ्रॉम द लार्ज साइबेरियन रिवर्स, और आर्कटिक ओशन में जो ज़्यादातर फ्रेश वाटर आता है वो साइबेरियन रिवर्स एंड वार्म साल्ट वाटर फ्रॉम द एटलांटिक ओशन से आता है। उसमें से जो एटलांटिक ओशन है वो 80% वाटर, आर्कटिक फ्रेश वाटर जो एटलांटिक ओशन का है वो 80% आर्कटिक ओशन में जाता है, और पैसिफिक ओशन का 20% वाटर जो है वो आर्कटिक ओशन में जाता है। द आइसबर्ग्स दैट ब्रेक अवे फ्रॉम ग्रीनलैंड रिप्रेजेंट 2% ऑफ द वाटर दैट कम्स आउट फ्रॉम द आर्कटिक ओशन, और जो 2% वाटर है वो आइसबर्ग्स वगैरह जो मेल्ट होते हैं या जो ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, जो ग्रीनलैंड का जो एरिया है, तो वहाँ से 2% फ्रेश वाटर आर्कटिक ओशन में जाके गिरता है। अब हम इसको मैप पे देख लेते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। ये हमारे पास आर्कटिक ओशन का रीजन है, मतलब ये नॉर्थ पोल पे आता है। मैंने आपको डायरेक्शन बताया, डायरेक्शन जब हमने पढ़ी थी मैंने आपको बताया था नॉर्थ को आपने हमेशा टॉप पे रखना है, तो ये अब ज़मीन का टॉप व्यू है। यहाँ पे आप नॉर्थ पोल देख सकते हैं, और नॉर्थ पोल के जो एक छोटा सर्कल लगा हुआ है इसमें ये आर्कटिक ओशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं, उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखें कि इसमें नॉर्थ अमेरिका का जो अपर पोर्शन है, जो उसके बाद यूरोप का जो अपर पोर्शन है और एशिया का जो अपर पोर्शन है, वो सारा आर्कटिक ओशन वहाँ पर नज़र आएगा आपको। तो आज के लिए इतना ही।